वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डेली 12 बजे आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाती रहती हूँ, और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। चिल्का झील डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिलिका लेक इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द डेल्टा। ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। इसका सही जवाब है महानदी। चिल्का झील के बारे में और कुछ बातें। चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील दया नदी के मुहाने पर पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। चिल्का झील अपने अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र, विविध वनस्पतियों और जीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? विद रिगार्ड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड, विच ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ पार्टीशन? ए 2010, बी 1991, सी 1981, डी 1996। इसका सही जवाब है 1991। विभाजन के वर्ष के बारे में और कुछ बातें। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में 1991 को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। साल 1991 में आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे और इसी साल से भारत की अर्थव्यवस्था में उदार और खुली अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव दिखने लगे। भारत के विदेशी व्यापार से जुड़ी कुछ और बातें। 1991 से पहले भारत के विदेशी व्यापार की दिशा भारत और ब्रिटेन के बीच औपनिवेशिक संबंधों पर आधारित थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का बाहरी व्यापार बंद हो गया था। भारत का विदेश व्यापार अब गैर प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर केंद्रित है। भारत की विदेश व्यापार नीति (FTP) का मकसद आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए देश के व्यापार को बढ़ाना है। भारत सरकार ने 2 मई 1963 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? Which fiber is called golden fiber? A. कपास, B. जूट, C. रेयॉन, D. ऊन। इसका सही जवाब है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अपने चमकीले भूरे रंग के कारण इसे प्राचीन फाइबर के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? After victory over Shakas, Chandragupta to introduced coins of which of the following metals? A. स्वर्ण, B. चांदी, C. तांबा, D. कांसा। इसका सही जवाब है चांदी। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे। इन्हें रूपक नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और खास बातें। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय और वैवाहिक संबंधों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मालवा और इसके प्रमुख शहर उज्जैन की समृद्धि में योगदान दिया था और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। गुप्त वंश ने जारी किए गए सिक्कों में तांबे के सिक्कों की संख्या सबसे ज्यादा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक में कांस्य जीते? विजेंद्र सिंह वन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स। ए 2004, बी 2012, सी 2008, डी 2016। इसका सही जवाब है 2008। विजेंद्र सिंह के बारे में और कुछ बातें। विजेंद्र सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। विजेंद्र सिंह ने मिडिलवेट कैटेगरी में यह पदक जीता था। विजेंद्र सिंह से जुड़ी कुछ और खास बातें। विजेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवास गांव में हुआ था। विजेंद्र सिंह को साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। साल 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विजेंद्र सिंह ने 2006 और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीते थे। साल 2010 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कलालम के संस्थापकों में से एक थे?
Who among the following was one of the founders of Kerala Kalalam in 1952? A. Pallavi Krishnan. B. Rema Shrikant. C. Kalamandalam Kalyanikutty Amma. D. Sunanda Nair. इसका सही जवाब है कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा। केरल कलालयम के बारे में और कुछ बातें। केरल कलालयम यानी कल्याणी कृष्ण ललित कला अकादमी की स्थापना साल 1952 में कलामंडलम कृष्णन नायर और कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा ने की थी। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। उन्होंने इस नृत्य को मुख्यधारा के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लाने में अहम भूमिका निभाई। केरल कलामंडलम की स्थापना के बारे में कुछ और जानकारी। केरल कलामंडलम की स्थापना मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने की थी। यह ऐतिहासिक कला विद्यालय त्रिशूर जिले के चेरुतुरुती में है। यहाँ मोहिनीअट्टम, कूटियाट्टम, तुल्लल और नंगियारकूत जैसी पारंपरिक कलाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचारिता वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. कालिदास, बी. बाणभट्ट, सी. वाल्मीकि, डी. व्यास। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। हर्षचरित के बारे में और कुछ बातें। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक और कवि थे। वे भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? ए. 4, बी. 5, सी. 3, डी. 6। इसका सही जवाब है 3। मंत्रिपरिषद के बारे में और कुछ बातें। भारत के मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में सबसे ऊपर होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बारे में कुछ और जानकारी। कैबिनेट मंत्री सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं। ये रक्षा, वित्त, गृह जैसे अहम विभागों को संभालते हैं। ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। ये प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। ये भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे नियुक्ति के 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? What is the retirement age of judges serving in the Supreme Court of India? A. 65 वर्ष, B. 68 वर्ष, C. 62 वर्ष, D. 60 वर्ष। इसका सही जवाब है 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और कुछ बातें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यह आयु संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़ी कुछ और बातें। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। जिला जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दाहोद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दाहोद येलो इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? ए. गन्ना, बी. चना, सी. गेहूं, डी. मूंगफली। इसका सही जवाब है चना। दाहोद येलो के बारे में और कुछ बातें। दाहोद येलो चने की एक उन्नत किस्म है। यह गुजरात के दाहोद जिले में स्थित है जो दुधिमती नदी के किनारे बसा है। इसी शहर के नाम पर चने की इस किस्म का नाम रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वेज नहर की अनुमानित लंबाई क्या है? What is the approximate length of Suez Canal? A. 64.8 किलोमीटर, B. 106.5 किलोमीटर, C. 178 किलोमीटर, D. 193 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 193 किलोमीटर। स्वेज नहर के बारे में और कुछ बातें। स्वेज नहर की लंबाई 193.30 किलोमीटर है। यह नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह नहर यूरोप और एशिया के बीच की यात्रा को आसान बनाती है। पहले जहाज़ों को अफ्रीका के तट के चारों ओर से यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे यात्रा में करीब 30,000 किलोमीटर की वृद्धि होती थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड एस अगेंस्ट ऑड्स? ए. सानिया मिर्जा, बी. साइना नेहवाल, सी. मीराबाई चानो, डी. मैरी कॉम। इसका सही जवाब है सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ऑड्स के बारे में और कुछ बातें। एस अगेंस्ट ऑड्स भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की 2016 की जीवनी है। यह पुस्तक उनकी आधिकारिक जीवनी है, जिसमें भारत और दुनिया की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक बनने की उनकी यात्रा का वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से किस पहाड़ी से चिह्नित है? Which of these hills marks the southernmost point of the peninsular plateau? A. एनाकोंडा, B. गिरनार, C. नीलगिरी, D. वेलिकोंडा। इसका सही जवाब है नीलगिरी। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में स्थित नीलगिरी पहाड़ियाँ उस बिंदु को चिह्नित करती हैं जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इस संगम को नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों पराजित हुआ था? Who among the following was defeated by Babur at Chanderi in 1528? A. मेदिनी राय, B. चंद्रसेन राठौर, C. पृथ्वीराज चौहान, D. दुर्गादास राठौर। इसका सही जवाब है मेदिनी राय। साल 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय बाबर के हाथों पराजित हुआ था। यह युद्ध मध्य प्रदेश के चंदेरी के पास लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय ने 5000 राजपूतों के साथ किले का फाटक बंद कर दिया था। बाबर ने रात में चंदेरी के निचले किले पर कब्जा कर लिया था और अगली सुबह ऊपरी किले पर कब्जा कर लिया। मेदिनी राय की मृत्यु की खबर सुनकर रानी मणिमाला ने 1600 से ज्यादा वीरांगनाओं के साथ जौहर कुंड में आत्मदाह कर लिया था। इस युद्ध में बाबर की जीत से मुगल साम्राज्य का मालवा की ओर विस्तार हुआ। बाबर ने कई और युद्ध लड़े थे, जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? What remains unchanged when sound travels from one medium to another? A. चाल, B. आवृत्ति, C. तरंगदैर्घ्य, D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आवृत्ति। आवृत्ति के बारे में और कुछ बातें। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि के स्रोत पर निर्भर करती है और यह माध्यम पर निर्भर नहीं करती। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये परिवर्तन होते हैं। ध्वनि का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता और जड़त्व पर निर्भर करता है। आयाम माध्यम के आधार पर बढ़ता या घटता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुतुब मीनार वास्तुकला का एक उदाहरण है। कुतुब मीनार इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ए. इंडो इस्लामिक, बी. द्रविड़, सी. सूफी, डी. मौर्य। इसका सही जवाब है इंडो इस्लामिक। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह दिल्ली के महरौली में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। कुतुब मीनार ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। यह भारतीय और इस्लामिक दोनों शैलियों की वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर बनी है। कुतुब मीनार से जुड़ी कुछ खास बातें। कुतुब मीनार को गुलाम वंश के मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार के आधार और निचले स्तरों के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कुतुब मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और लौह स्तंभ जैसी कई इमारतें हैं। कुतुब मीनार परिसर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? Who among the following is not a tabla player? A. रामदास शर्मा, B. जाकिर हुसैन, C. अल्लाह रखा, D. अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है रामदास शर्मा। रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। तबला वादकों के कुछ नाम शिवनारायण जोशी और परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खा, शौकत हुसैन खा, जाकिर हुसैन, विजय घटे। तबले से जुड़ी कुछ और जानकारी।
अमीर खुसरो को तबले का जनक माना जाता है। अल्लाह रखा खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रसिद्ध तबलावादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबलावादक है। उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शकूर खान और पन राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? शकूर खान एंड पी.टी. राम नारायण आर एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ए. सरोद, बी. सितार, सी. बीन, डी. सारंगी। इसका सही जवाब है सारंगी। शकूर खान और पंडित राम नारायण के बारे में और कुछ बातें। शकूर खान और पंडित राम नारायण दोनों प्रसिद्ध संगीतकार थे जो सारंगी बजाते थे। सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय तार वाला वाद्य यंत्र है। सारंगी वादकों की प्राथमिक पीढ़ी के परास्नातकों में हनुमान प्रसाद मिश्रा, सगीरुद्दीन खान, मम्मन खान, अब्दुल लतीफ़ खान और बुंदू खान भी शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस शहर में किया? इन विच सिटी डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉगरेट लता मंगेशकर चौक? ए. लखनऊ, बी. आगरा, सी. अयोध्या, डी. बरेली। इसका सही जवाब है अयोध्या। लता मंगेशकर चौक के बारे में और कुछ बातें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख कैंसर का प्रेरक कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव फैक्टर फॉर ओरल कैंसर? ए. तंबाकू, बी. चीनी, सी. अत्यधिक नमक, डी. मसालेदार भोजन। इसका सही जवाब है तंबाकू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह कौन सा राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट अगेंस्ट विच अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड? ए. मेवाड़, बी. गुजरात, सी. दिल्ली, डी. बंगाल। इसका सही जवाब है गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अपना पहला सैन्य अभियान चलाया था। यह अभियान 1299 से 1304 के बीच चला था। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ और आक्रमण और उनके परिणाम ये रहे। रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में, चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में, मालवा पर आक्रमण 1305 में, सिवाना पर आक्रमण 1308 में, जालोर पर आक्रमण 1311 में, देवगिरी पर आक्रमण 1307 में, तेलंगाना पर आक्रमण 1303 में, वारंगल पर आक्रमण 1310 में, द्वारसमुद्र पर आक्रमण 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय अपने सेनानायक मलिक काफूर के जरिए कराई थी। अलाउद्दीन खिलजी राजवंश का दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से ली गई है? द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए. सोवियत संघ वर्तमान रूस से, बी. कनाडा से, सी. ब्रिटेन से, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में शामिल कुछ और बातें। प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना में मौलिक मूल्य और संविधान का परिचय दिया गया है। प्रस्तावना में शामिल शब्द हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और यह 1926 नवंबर 1949 अंगीकृत पर खत्म होती है। प्रस्तावना के पीछे आदर्शों की नींव जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर रखी गई थी। संविधान निर्माताओं ने जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट? ए. गोवा, बी. पंजाब, सी. उत्तर प्रदेश, डी. हरियाणा। इसका सही जवाब है गोवा। गेहूं उत्पादक के बारे में और कुछ बातें। गोवा भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य ये रहे: पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारत में गेहूं की खेती मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों में होती है।
पंजाब और हरियाणा के मैदानों में गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश में उत्पादित कुल गेहूं का 50% उत्पादन करते हैं। गेहूं की खेती के लिए जरूरी है कि तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़े। गेहूं की खेती चिकनी मिट्टी में की जाती है। गेहूं की उच्च पाचक शक्ति और सुनहरा रंग इसे रोटी और पास्ता बनाने के लिए आदर्श बनाता है। भारत दुनिया में गेहूं उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना में हुई थी। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पॉपुलरली नोन एज द मुस्लिम लीग, वॉज फाउंडेड इन ए 1906, बी 1910, सी 1904, डी 1908। इसका सही जवाब है 30 दिसंबर 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में और कुछ बातें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसकी स्थापना ढाका, ब्रिटिश भारत, अब ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग का संविधान 1907 में तैयार किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इस लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। इस लीग का मुख्यालय लखनऊ था। इस लीग का विघटन 15 दिसंबर 1947 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे? On which date did the members of the Constituent Assembly put their signatures on the Constitution of India? A. 23 जनवरी 1950, B. 24 जनवरी 1950, C. 25 जनवरी 1950, D. 22 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। इस दिन 284 संसद सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 15 महिलाएं भी थीं। भारत के संविधान से जुड़ी कुछ और बातें। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की है? Who among the following has composed the Sanskrit epic Gita Govinda? A. जयदेव, B. उदयराजा, C. कल्हण, D. रामचंद्र। इसका सही जवाब है जयदेव। गीत गोविंद के बारे में और कुछ बातें। संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव ने की थी। जयदेव एक वैष्णव भक्त और संत थे। जयदेव उत्कल राज्य यानी ओडिशा के गजपति राजाओं के समकालीन थे। जयदेव के 2 भजनों को सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। जयदेव की रचना गीत गोविंद को श्रीमद्भागवत के बाद राधा कृष्ण की लीला की अनुपम साहित्याभिव्यक्ति माना गया है। गीत गोविंद में कुल 12 अध्याय है। इस महाकाव्य के भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में 180 संस्करण है। इसका अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, हंगेरियन, डच और जर्मन में भी अनुवाद किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? Who started intelligence radio during the Quit India movement? A. सुभद्रा कुमारी चौहान, B. सुचेता कृपलानी, C. एनी बेसेंट, D. उषा मेहता। इसका सही जवाब है उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और कुछ बातें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया कांग्रेस रेडियो की शुरुआत उषा मेहता ने की थी। उषा मेहता एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने 14 अगस्त 1942 को अपने सहयोगियों के साथ गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी। इस रेडियो से पहला प्रसारण भी उषा की आवाज़ में हुआ था। इस रेडियो पर महात्मा गांधी समेत देश के प्रमुख नेताओं के रिकॉर्ड किए गए संदेश बजाए जाते थे। इस रेडियो को डॉ राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन समेत कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग दिया था। इस रेडियो को सरकार से बचने के लिए हर प्रसारण के बाद अपनी जगह बदलनी पड़ती थी।
3 महीने तक प्रसारण करने के बाद अंग्रेज सरकार ने उषा और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। उषा मेहता को रेडियोबेन के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों का पालन जारी रखा। साल 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।